यूं तो भारतीय सेना ने कई जंगें लड़ी है और लगभग हर जंग में दुश्मन को धूल चटाई है, लेकिन एक युद्ध ऐसा भी था जिसमें भारतीय सैनिक न पाकिस्तान से लड़े और न ही चीन से, बल्कि ये लड़ाई भारत से करीब 10,000 किलोमीटर दूर अफ्रीका के देश सिएरा लियोन के घने और खूंखार जंगलों में लड़ी गई। वहां उनके सामने कोई देश की सेना नहीं थी, बल्कि हजारों की संख्या में सिएरा लियोन के रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट के बेरहम रेबल्स थे, जिनके नाम से पूरा देश कांपता था। सिएरा लियोन के कैलाहुन शहर में गोरखा राइफल्स की 2 कंपनियों और 11 यूएन ऑब्जर्वर समेत कुल 233 जाबाज पिछले 75 दिनों से हजारों रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट के लड़ाकों के घेरे में फंसे हुए थे। उनके पास न कोई रसद थी, न हवाई मदद और न बाहर निकलने का कोई रास्ता। आरयूएफ की उनके सामने बस एक शर्त थी कि अपने हथियार डाल दो और आजाद हो जाओ। लेकिन जहां केन्या के 500 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया और दूसरे देशों के जवानों ने भी आरयूएफ के खौफ से हथियार डाल दिए, तो वही भारतीय गोरखा सैनिक थे जिन्होंने आरयूएफ के खूंखार कमांडर्स की आंखों में आंखें डालकर साफ कह दिया कि ये सिर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। पिछले 75 दिनों तक ये जवान भूखे प्यासे रहे, बेहद खराब हालात में जिए, लेकिन उन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया। और यही से शुरू होता है भारतीय सेना का सबसे साहसी अभियानों में से एक, ऑपरेशन खुखरी। 15 जुलाई 2000 की सुबह ब्रिटिश चिनूक हेलीकॉप्टर्स से 2 पैरा एसएफ के कमांडोज सिएरा लियोन के घने जंगलों में उतरे और उन्होंने कुछ ही घंटों में करीब 1 दशक से लोगों पर हुकूमत चला रहे आरयूएफ को घुटनों पर ला दिया। कैलाहुन के जंगलों में जय महाकाली आयो गोरखाली का नारा गूंज उठा। भारतीय सैनिकों का ये वार इतना जबरदस्त था कि आरयूएफ की रीढ़ टूट गई। जिस संगठन ने पूरे देश के लगभग 2/3 हिस्से पर कब्जा कर रखा था, वो अब जमीन पर रेंगने लगा था। दुनिया ने देखा कि जब बात तिरंगे की आन बान शान की हो, तो भारतीय सैनिक धरती के किसी भी कोने में दुश्मनों पर कहर बनकर टूट सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऑपरेशन खुखरी की पूरी कहानी। क्या थी सिएरा लियोन की वो पृष्ठभूमि जिसके चलते भारतीय सैनिकों को यूएन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में वहां तैनात होना पड़ा? आखिर भारतीय जवान कैसे वहां हॉस्टेज बने और कैसे भारत से 10,000 किलोमीटर दूर भारतीय सेना ने आरयूएफ को उसके ही गढ़ में घुटनों पर ला दिया? of Sierra Leone was plunged into an 11-year civil war when fighters of the Revolutionary United Front launched a war from the east of the country near the border with Liberia. 2/3 of Sierra Leone is under the control of the main rebel group, the RUF, in a conflict fueled by the lucrative diamond trade. 16-17 कंट्रीज के जो है नुमाइंदे थे और वो सबको घेर लेते हैं और उनका एक ही डिमांड होता है उसके बाद कि हथियार डालो और अपने देश को वापस जाओ। In the heart of Sierra Leone's civil war, Indian soldiers led one of the most daring UN peacekeeping missions ever, Operation Khukri. सिएरा लियोन वेस्ट अफ्रीका का एक छोटा और बेहद खूबसूरत देश है। इसकी सीमा नॉर्थ एंड ईस्ट के गिनी से और साउथ में लाइबेरिया से मिलती है और बाकी वेस्ट का हिस्सा अटलांटिक ओशन से लगा हुआ है। यहाँ की ज्योग्राफी की वजह से ये देश काफी ज्यादा नेचुरल रिसोर्स से रिच है और यहाँ भर भर के डायमंड माइंस मौजूद है। जाहिर है इतने कीमती रिसोर्स के साथ कोई भी देश बेहद अमीर बन सकता है, लेकिन सिएरा लियोन की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। साल 1808 में सिएरा लियोन को अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनी बना लिया था। दशकों तक ब्रिटेन ने यहाँ रूल किया, यहाँ के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, लेकिन लोकल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने पर कभी ध्यान नहीं दिया। आखिरकार 1961 में सिएरा लियोन को अंग्रेजों से आजादी मिली, लेकिन आजादी के बाद जो सरकारें बनी वो भी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। सत्ता में बैठे लोगों ने डायमंड से मिलने वाले पैसों को देश के विकास की बजाय अपनी जेब भरने में लगाया। करप्शन आम बात बन गई, सरकारी सिस्टम कमजोर होता रहा और आम लोगों तक कोई सरकारी फायदा नहीं पहुंचा। आम जनता को न ठीक से खाना मिला, न हेल्थ केयर मिला और न ही बच्चों को एजुकेशन मिली। नतीजा ये हुआ कि इतना रिसोर्स रिच देश होने के बावजूद सिएरा लियोन गरीबी, इंस्टेबिलिटी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ता चला गया। 1990s के दशक में यही सारी परेशानियां एक ज्वालामुखी की तरफ फटने लगी, जिसने इस खूबसूरत देश को धरती का जलता हुआ नर्क बना दिया। साल 1991 में सिएरा लियोन के पड़ोसी देश लाइबेरिया में तानाशाह चार्ल्स टेलर का शासन था। वो एक खतरनाक आदमी था जिसकी नजरें सिर्फ लाइबेरिया तक सीमित नहीं थी, वो आसपास के देशों पर भी कब्जा करना चाहता था। चार्ल्स टेलर को अच्छी तरह पता था कि सिएरा लियोन की सरकार बहुत वीक और करप्ट है और लोग उससे पूरी तरह तंग आ चुके हैं। इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए उसने सिएरा लियोन के ही एक रेबल फोडे सांको को आगे किया और उसके नेतृत्व में रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट यानी आरयूएफ नाम का एक आर्म्ड रेबल ग्रुप खड़ा किया।
RUF ने सिएरा लियोन के लोगों के सामने खुद को एक लिबरेशन फोर्स के तौर पर पेश करते हुए ये दावा किया कि वो करप्ट सरकार को हटाकर सिएरा लियोन को आजाद कराना चाहता है। बहुत से गरीब लोग उनके झांसे में आ गए क्योंकि उन्हें लगा कि शायद यही बदलाव का मौका है, लेकिन हकीकत क्या थी शायद कोई नहीं जानता था। लोकल लोगों की मदद से RUF ने सिएरा लियोन की सरकार को उखाड़ने के लिए बगावत करना शुरू कर दी और यहीं से सिएरा लियोन एक लंबे और खौफनाक संघर्ष की तरफ बढ़ने लगा। इसके बाद चार्ल्स टेलर ने RUF को हथियार, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स देना शुरू किया। हथियार मिलते ही रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट ने सिएरा लियोन के गांवों और कस्बों पर हमला कर करके इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। RUF के लोग जैसे ही किसी इलाके को अपने कंट्रोल में लेते तो सबसे पहले वो लोगों को डेमोक्रेसी के खिलाफ भड़काते। अगर कोई उनकी बात का विरोध करता तो उनका असली शैतानी रूप सामने आ जाता। वो लोगों के हाथ काट देते थे ताकि वो कभी जिंदगी में वोट ना कर सके। वो जगह जगह पोस्टर लगाते जिस पर लिखा होता था वोट एंड डाई। उनकी क्रूरता सिर्फ यही नहीं रुकी। RUF के लड़ाकों में पावर की भूख इतनी बढ़ गई कि उन्होंने इंसानियत को पूरी तरह खत्म कर दिया। वो छोटे छोटे बच्चों को भी हथियार थमाकर जबरदस्ती अपने ग्रुप में शामिल करने लगे। वो सबसे पहले बच्चों के सामने ही उनके माता पिता को मार देते थे ताकि बच्चों के मन में हमेशा के लिए डर बैठ जाए। फिर वो उन बच्चों को लगातार ड्रग्स देते थे। नशे की हालत में बच्चे अपनी समझ खो देते थे। इसके बाद उन्हें भड़काया जाता था कि उनके घरवाले उनके साथ धोखा कर रहे थे और फिर उन्हीं बच्चों से उनके करीबी लोगों को गोली मरवा दी जाती थी। इतना ही नहीं, वो छोटी बच्चियों को अपना स्लेव बनाकर रखते थे और जिसको मन करता उसे पकड़ते या जिंदा जला देते। सिएरा लियोन की सरकार पहले ही करप्ट और कमजोर थी, इसलिए वो इन रेबल्स से लड़ नहीं पा रही थी। देखते ही देखते नेचुरल रिसोर्सेज से भरा ये स्वर्ग जैसा देश नर्क से आए हैवानों का अड्डा बन गया था। चारों तरफ सिर्फ मौत, नशा और तबाही का मंजर था। जैसे जैसे इलाके RUF के कब्जे में आते गए, उन्होंने बहुत सी डायमंड माइंस पर भी कंट्रोल कर लिया। करोड़ों डॉलर के डायमंड्स को लाइबेरिया के रास्ते स्मगल किया जाता था और फिर उनसे मिलने वाले पैसों से हथियार खरीदे जाते थे। इस तरह लड़ाई और फैलती चली गई और देखते ही देखते कुछ ही समय में RUF ने सिएरा लियोन के लगभग 2/3 हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। इस सब में हजारों लोग मारे गए, दसियों हजार घायल हुए और देश की करीब आधी आबादी डिस्प्लेस्ड हो गई। इस तरह सिएरा लियोन लगभग टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। इस हालात में अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए चुप रहना मुश्किल था। ये सिर्फ एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह गया था, बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुका था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि यूनाइटेड नेशंस को आखिरकार इंटरवेंशन करने का फैसला लेना पड़ा। 1999 में यूएन ने सबसे पहले एक पॉलिटिकल रूट अपनाया। यूएन की मीडिएशन में सिएरा लियोन की सरकार और रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट के बीच एक पीस एग्रीमेंट कराया गया, जिसका मकसद तुरंत सीजफायर लागू करना और लड़ाई रोकना था। इसी प्रोसेस के तहत जुलाई 1999 में प्रेसिडेंट अहमद तेजान कबा और RUF के लीडर फोडे संकोह के बीच लोम पीस अकॉर्ड साइन हुआ। इस पीस अकॉर्ड में एक बड़ा कंट्रोवर्शियल फैसला भी लिया गया, जिसके तहत RUF के लीडर फोडे संकोह को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम में लाया गया और उसे कमीशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज, नेचुरल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का चेयरमैन बनाया गया। यह पद प्रैक्टिकली बहुत पावरफुल था क्योंकि इसके जरिए डायमंड माइंस जैसे स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज पर निगरानी और नियंत्रण होता था। यानी जिन हीरो के लिए RUF ने सालों तक लोगों के हाथ काटे, बच्चों को हथियार थमाए और देश को तबाह किया था, वही डायमंड रिच एरियाज अब इनडायरेक्ट रूप से फिर से फोडे संकोह और RUF के इन्फ्लुएंस में चले गए। इतना बड़ा और विवादित फैसला सिर्फ इसलिए लिया गया था ताकि RUF अपने हथियार छोड़ दे और सिएरा लियोन में शांति की शुरुआत हो सके। लोम पीस अकॉर्ड के बाद इस समझौते को जमीन पर भी लागू कराने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने अक्टूबर 1999 में एक बड़ा पीस कीपिंग मिशन शुरू किया, जिसे यूनाइटेड नेशंस मिशन इन सिएरा लियोन यानी UNAMSIL कहा गया। इस मिशन के मेन एम थे RUF को डिसआर्म करना, युद्ध के दौरान पकड़े गए हॉस्टेजेस को छुड़ाना और देश में एक बार फिर से डेमोक्रेटिक सिस्टम को खड़ा करना ताकि वहां परमानेंट पीस आ सके। यह उस समय यूएन का सबसे बड़ा पीस कीपिंग मिशन था, जिसमें भारत, ब्रिटेन, बांग्लादेश, नाइजीरिया, घाना, केन्या और जाम्बिया समेत दुनिया भर के दर्जनों देश की सेनाएं शामिल हुई। इस मिशन में शुरुआत में 6000 की फोर्स तैनात की गई, लेकिन मिशन के आखिर तक इसमें कुल मिलाकर 17,500 से ज्यादा पीस कीपर्स शामिल हुए।
इनमें से एक बड़ा और अहम योगदान भारत का था। इंडिया ने इस मिशन में लगभग 4000 सैनिक भेजे, जो उस समय किसी भी देश की तरफ से भेजी गई सबसे बड़ी कॉन्टिंजेंट में से एक थी। इस वजह से भारतीय सैनिक इस पूरे मिशन की रीढ़ थे। भारत की तरफ से इसमें 58 गोरखा राइफल्स, 14th मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और 23rd मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की यूनिट्स शामिल थी, जिन्हें इंडियन बटालियन 1 यानी इंडबैट 1 नाम दिया गया था। इस बटालियन की मेन फोर्स के अलावा 2 कंपनियों को एक क्विक रिएक्शन फोर्स के रूप में अलग से भेजा गया, जिसमें 9 पैरा स्पेशल फोर्स के बेहद ट्रेंड सैनिक भी शामिल थे, जिनकी जरूरत सबसे खतरनाक सिचुएशंस में पड़ सकती थी। इंडिया ने सिर्फ ग्राउंड ट्रूप्स ही नहीं भेजे, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स और MI-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स भी इस मिशन का हिस्सा बने, जिनका इस्तेमाल मिशन के दौरान रेबल मूवमेंट्स पर नजर रखने में किया जाना था। यूनाइटेड नेशंस का यह मिशन कागज पर तो बहुत मजबूत था, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल अलग थे। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि लोम पीस अकॉर्ड के तहत RUF को बहुत ज्यादा छूट मिल गई थी। RUF इस बात पर अड़ा था कि वो अपने हथियार अपने तय किए हुए समय पर ही सरेंडर करेगा। इसके अलावा UNAMSIL के पीस कीपर्स को बेहद सख्त रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में बांध दिया गया था। उन्हें सिर्फ निर्देश थे कि वो तभी गोली चला सकते हैं जब उनकी जान पर सीधा खतरा हो। इन सीमाओं की वजह से RUF के लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते चले गए और इसका नतीजा ये हुआ कि कई बार RUF के लड़ाके खुलेआम उन्हें धमकाते, उनके हथियार छीन लेते या हमला करते और पीस कीपर्स हाथ बांधे खड़े रह जाते थे। इस माहौल में जहां दूसरे देशों की टुकड़ियां RUF के सामने हथियार डाल देती थी, वहीं भारतीय जवान बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रहे थे। भारतीय सैनिक आखिरी दम तक मोर्चा संभालकर खड़े रहते और उनकी हिम्मत देखकर RUF के लड़ाके भी नरम पड़ जाते। यही वजह थी कि UNAMSIL के सबसे मुश्किल दौर में इंडियन कंटिंजेंट को सबसे भरोसेमंद फोर्स माना जाने लगा। भारतीय सैनिकों को ग्राउंड पर 2 मेन पार्ट्स में बांटकर स्ट्रेटेजिकली तैनात किया गया था। एक टीम को दारू में और दूसरी टीम को कैलाहुन में पोस्टिंग मिली। ये वो इलाके थे जहां RUF रेबल्स की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत थी और जहां वो एक दशक से आतंक फैला रहे थे। कैलाहुन में तो हालात सबसे ज्यादा खराब थे। वहां बच्चे मालनरिश्ड पैदा होते थे और ज्यादातर लोग बीमारियों से घिरे होते थे, क्योंकि उन्हें बेसिक इम्यूनिटीज तक नहीं मिल पाती थी। हाल ये था कि यहाँ के लोगों ने एक से महंगी एक बंदूकें तो देखी थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि साफ पानी कैसा होता है। ऐसे कैलाहुन और दारू जैसे इलाकों में तैनात होने के बाद भारतीय सेना ने अपनी ड्यूटी के साथ साथ वहां के लोगों का दिल भी जीता। भारतीय सेना ने वहां मेडिकल कैंप्स लगाए, जहां फ्री में लोगों का इलाज किया जाता था। सैनिकों ने लोगों के लिए साफ पानी प्रोवाइड कराया, जिससे दूषित पानी से होने वाली बीमारियां कम हुई। खाने पीने की सुविधाएं न होने के कारण बच्चों और बड़ों के लिए खाने का इंतजाम किया गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि भारतीय फौजियों ने अपनी ड्यूटी से हटकर अपने खाली समय में बच्चों को पढ़ाया भी। लाइफ की ऐसी बेसिक इम्यूनिटीज जो लोगों ने कई सालों से नहीं देखी थी, वो जब मिलने लगी तो भारतीय सैनिक वहां के लोगों की नजरों में किसी मसीहा की तरह बन गए। भारतीय जवानों का सिएरा लियोन की जनता के साथ इतना अच्छा कनेक्शन बन गया था कि मेजर राजपाल पुनिया और अन्य भारतीय जवान वहां के पुरुषों को ब्रदर और महिलाओं को सिस्टर कहकर बुलाने लगे थे। ये इन्फ्लुएंस और लोगों का विश्वास जीतना RUF को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनके कब्जे वाले इलाके में भारतीय सेना का इतना पॉजिटिव इंपैक्ट उनसे देखा नहीं जा रहा था। लेकिन सिएरा लियोन की जनता UN पीस कीपिंग फोर्सेस के वेलफेयर प्रोग्राम से काफी खुश थी, इसलिए RUF के पास समझौता करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इस दौरान यूनाइटेड नेशंस और दुनिया के कई देशों का RUF पर लगातार हथियार डालने का दबाव बना हुआ था। ऐसे में 2 मई 2000 को मेजर राजपाल पुनिया की जब नींद टूटी तो उनके सामने एक लोकल लड़की खड़ी हुई थी, जिसे पुनिया अपनी बहन जैसा मानते थे और सब भारतीय सैनिक उसे सिस्टर कहते थे। सिस्टर मेजर पुनिया को RUF के एक और कमांडर कर्नल मार्टिन का एक संदेश देती है कि आज यानी 2 मई को 9 बजे टाउन हॉल में RUF अपने हथियार डालना चाहता है। मेजर पुनिया को यह सुनकर बड़ी खुशी होती है, क्योंकि वो कई दिनों से बातचीत कर इस आत्मसमर्पण को कराने में लगे हुए थे। पुनिया तुरंत तैयार होकर अपने साथी मेजर नायर के साथ टाउन हॉल पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात RUF के एक दूसरे लीडर मेजर कुपोई से होती है। कुपोई मेजर पुनिया से बैठने को कहते हैं, लेकिन उनको कर्नल मार्टिन के आने का इंतजार था ताकि सरेंडर का प्रोसेस शुरू हो सके। मेजर पुनिया मखमली सोफे पर बैठे ही थे कि तभी उन्हें एक जोर की आवाज सुनाई दी और टाउन हॉल का बड़ा सा लोहे का गेट बंद कर दिया गया। कुछ देर पहले तक मुस्कुरा रहे मेजर कुपोई का चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है।
उसके साथ आए 10-12 लड़ाके पीठ से पीछे से बंदूक निकालते हैं और सारी बंदूकें मेजर पूनिया की तरफ तन जाती है। मेजर राजपाल पूनिया, जो RUF रेबल्स को सरेंडर कराने के लिए यहाँ आए थे, वो अब खुद मेजर नायर के साथ हॉस्टेज बन चुके थे। इसके बाद मेजर कुपोई उनके पास आता है और उनके कंधे की तरफ इशारा करते हुए जहां इंडिया लिखा हुआ था, जोर से चिल्लाते हुए कहता है, खून का बदला खून से लिया जाएगा। इसके बाद एक दरवाजा खुलता है और एक जाना पहचाना चेहरा एंटर करता है। यह चेहरा उसी सिस्टर का था जो मेजर पूनिया को यहाँ बुला कर लाई थी, लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर लाचारी या मासूमियत नहीं बल्कि सख्ती की सिलवटें थी और उसके कंधे पर रॉकेट लॉन्चर था। मेजर पूनिया ये देख हैरान रह गए कि जिसे वो अपनी सिस्टर मानते रहे थे, वो असल में RUF की ही मेंबर थी। दरअसल इससे एक दिन पहले 1 मई को सिएरा लियोन के मकेनी में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स की केनियाई फोर्सेस और RUF के बीच एक खूनी झड़प हुई थी और इसमें RUF के करीब 20 लड़ाके मारे गए थे। भारतीय यूनिट को मकेनी में हुई इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इसलिए मेजर राजपाल पूनिया RUF के जाल में फंसकर टाउन हॉल आए थे। इसके बाद दोपहर होते होते पूनिया और उनके साथ आए लोगों को एक बैरक में बंद कर दिया जाता है जहां खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था। इसलिए पूनिया मेजर कुपोई से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके कैंप से कुछ खाने का सामान मंगा ले। कुपोई मेजर पूनिया के साथ आए ड्राइवर को आर्मी कैंप की तरफ भेज देता है, लेकिन ड्राइवर ने वहां जो देखा उसे देखकर उसके भी होश उड़ गए। RUF के लड़ाकों ने भारतीय कैंप्स को चारों तरफ से घेर लिया था। दोपहर से ही यहाँ तनाव की सिचुएशन बनी हुई थी। इधर RUF के लोगों ने कैप्टन सुनील को बंधक बना रखा था और वो भारतीय जवानों से हथियार डालने को कह रहे थे, लेकिन भारतीय जवान इसके लिए तैयार नहीं थे। कैप्टन सुनील की जान खतरे में थी, लेकिन वो चिल्लाते हुए कह रहे थे, कोई भी हथियार नहीं डालेगा, चाहे ये लोग मुझे गोली मार दे। किसी भी हाल में हमारे तिरंगे की इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। भारत से करीब 10,000 किलोमीटर दूर दूसरे कॉन्टिनेंट में भारतीय सैनिकों के साथ इतना कुछ हो रहा था, लेकिन पूरे देश को इसकी जरा सी भी खबर नहीं थी कि भारत के 233 जवानों को एक रेबेल आर्मी ने हॉस्टेज बना लिया है। RUF ने सिर्फ भारत ही नहीं, UN पीस कीपिंग फोर्स में शामिल और भी देशों के सैकड़ों सैनिकों को हॉस्टेज बना लिया था। इसके बाद 8 मई को एक और बड़ी घटना हुई जिसने इस संघर्ष को और बढ़ा दिया। 8 मई को RUF के हेड फोडे सांको के घर के बाहर लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन फोडे सांको के गार्ड्स ने भीड़ पर गोलियां चला दी, जिससे 21 लोगों की जान चली गई। इससे जनता का गुस्सा भड़क उठा, जिसके बाद RUF हेड फोडे सांको को 17 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने नेता की गिरफ्तारी पर RUF का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो भारत समेत सभी UN पीस कीपिंग फोर्सेस पर हथियार डालने का दबाव बनाने लगा। इस हॉस्टेज क्राइसिस ने फ्रेजाइल सीज फायर को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद हालात लगातार बिगड़ते चले गए। बात पहले UN तक पहुंची और फिर UN से होते हुए ये खबर भारत और पूरी दुनिया में फैल गई। हर कोई अपने अपने तरीके से इस हॉस्टेज क्राइसिस से निपटने की कोशिश कर रहा था। UN और दुनिया के कई देशों ने सभी सैनिकों को छोड़ने के लिए लाइबेरियन डिक्टेटर चार्ल्स टेलर पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया, क्योंकि वही था जिसकी वजह से RUF इतना खूंखार बना था। आखिरकार चार्ल्स टेलर के कहने पर RUF इस शर्त पर तैयार हुआ कि जो भी सैनिक अपने हथियार डाल देंगे वो उनको रिलीज कर देंगे। यानी जो पीस कीपिंग फोर्स RUF से वेपन सरेंडर करवाने आई थी, अब RUF उन्हीं से हथियार डालने को कह रहा था। उनकी इस शर्त के चलते केन्या के 500 सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए और RUF ने उनको छोड़ दिया। केन्या के साथ साथ जाम्बिया समेत कई देशों की टुकड़ियों ने अपने हथियार सरेंडर कर दिए, लेकिन इसके बावजूद हॉस्टेज बने भारत के गोरखा जवान ऐसा करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। गोरखा जवान सर कटा सकते थे, लेकिन उन्हें झुकना मंजूर नहीं था। भारतीय सैनिकों का साफ कहना था कि चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम हथियार नहीं डालेंगे। भारतीय जवानों की ऐसी हिम्मत देख RUF के लड़ाके गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने भारतीय सैनिकों की हिम्मत तोड़ने के लिए उन तक पहुंचने वाले खाने और पानी की सप्लाई भी बंद कर दी। इस तरह जवानों के पास सिर्फ कुछ दिन का ही खाना बचा था। ऐसे में अब गोरखा जवानों ने रिटेलिएट करने का पूरा मन बना लिया था। इधर भारत सरकार के ऊपर भी अपने सैनिकों को बचाने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा था, इसलिए सरकार को तुरंत एक्शन लेना था। ऐसे में जब डिप्लोमेसी का कोई फायदा नहीं हुआ तो आखिरकार भारत ने UN अथॉरिटीज से कोऑर्डिनेट करते हुए सैनिकों को निकालने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला लिया, जिसका नाम ऑपरेशन खुखरी रखा गया।
ये एक मल्टीनेशनल ऑपरेशन था जिसमें भारत समेत अन्य देशों के सैनिक भी शामिल थे। ऑपरेशन खुखरी का मुख्य उद्देश्य RUF के हजारों लड़ाकों की घेराबंदी को तोड़कर फंसे हुए जवानों को सुरक्षित निकालना था। इस मिशन के लिए इंडियन आर्मी ने घातक प्लाटून के करीब 120 जवानों को इंडिया से एयरलिफ्ट कर सिएरा लियोन भेजा। ये जवान वहां पहले से मौजूद भारतीय और अन्य देशों के पीस कीपर्स के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम देने वाले थे। ग्राउंड फोर्सेस को सुरक्षित रखने और RUF के काउंटर अटैक्स को रोकने के लिए घाना ने अपनी 2 इन्फेंट्री कंपनीज और नाइजीरिया ने भी 2 कंपनियां तैनात की। इसके अलावा एयर सपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ब्रिटेन ने दिया। उसकी रॉयल एयर फोर्स के 2 भारी चिनूक हेलीकॉप्टर्स तैनात किए जो एक बार में बड़ी संख्या में सैनिकों को डिप्लॉय कर सकते थे। वही RAF के एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने इस कॉम्प्लेक्स रेस्क्यू मिशन को टैक्टिकल एज दी। इस ऑपरेशन में भारत ने अपने एयर एसेट्स भी लगाए। सैनिकों को भेजने और बाहर निकालने के लिए 3 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, सपोर्ट के लिए 3 Mi-8s और रिकॉनिसेंस एंड कमांड कंट्रोल के लिए 4 चीता हेलीकॉप्टर्स भेजे गए। इस तरह ऑपरेशन खुखरी में कुल मिलाकर 2200 से भी ज्यादा सैनिक, मल्टी एयर प्लेटफॉर्म्स और एक्सटेंसिव सपोर्ट सिस्टम्स शामिल थे। पूरे मिशन की कमान पूरी तरह से इंडियन सेक्टर कमांडर के हाथ में थी। सैटेलाइट फोन्स के जरिए कैलाहुन में फंसी कंपनी तक ऑपरेशन की हर जानकारी पहुंचाई गई। ये कम्युनिकेशन जानबूझकर मलयालम भाषा में की जाती थी ताकि RUF किसी भी तरह से इसे इंटरसेप्ट ना कर सके। इस दौरान हॉस्टेज बने हुए जवान बहुत सावधानी बरत रहे थे और RUF के साथ घुल मिल कर रह रहे थे ताकि उनके हाव भाव से RUF के लड़ाकों को किसी भी ऑपरेशन की भनक ना लगे। लेकिन इस मिशन का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इसमें कई देशों की सेनाएं शामिल थी, जिस कारण रेडियो फ्रीक्वेंसीज अलग, वेपनरी अलग और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अलग थे। इस डाइवर्सिटी को एक साथ लाना एक मेजर ऑब्स्टिकल था। इसके बाद लगातार ब्रीफिंग्स हुई, मैप्स तैयार किए गए ताकि हमले के दौरान कोई कंफ्यूजन ना हो। इस पूरी तैयारी को टॉप सीक्रेसी के साथ अंजाम दिया गया ताकि RUF को जरा भी भनक ना लगे। कैलाहुन इलाके में RUF के सैकड़ों लड़ाके थे जो सोवियत एरा वेपन से लैस थे और UN सैनिकों से लूटे गए हैवी वेपन्स ने उन्हें और भी डेंजरस बना दिया था। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ घने जंगल टेरेन की नॉलेज और उसका टैक्टिकल यूज था, जिसमें वो सड़कें काट कर काउंटर अटैक्स करते थे। चाइल्ड सोल्जर्स, जिनकी संख्या हजारों में थी, उनकी पेट्रोल और चेक पॉइंट्स के लिए मेन स्ट्रेंथ थे। लेकिन ऑपरेशन खुखरी में शामिल भारतीय जवान भी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे थे। ऑपरेशन से कुछ दिन पहले 2 पैरा SF के कमांडोज ने RUF टेरिटरी में चुपचाप घुसपैठ की। 7 दिनों तक ये कमांडोज भेष बदल कर RUF के इलाके में रहे। दिन में वो दुश्मन की पोजीशन स्काउट करते रहते और रात में उनके रेडियो ट्रैफिक को सुनते। घने जंगलों में रहते हुए उन्होंने डिटेल्ड मैप्स भी तैयार किए। ये सारी इंटेलिजेंस बाद में एक्सट्रीमली वैल्यूएबल साबित होने वाली थी। इस तरह कई हफ्तों की प्लानिंग के बाद फाइनल प्लान तैयार हो गया। प्लान ये था कि कैलाहुन में फंसे कुल 233 पीस कीपर्स को निकालकर दारू तक लाना था। पर चूंकि इस पूरे इलाके में RUF की टुकड़ियां फैली हुई थी, इसलिए दारू तक उनको डायरेक्ट लाना इतना आसान और सेफ नहीं था। इसलिए हॉस्टेज बने सोल्जर्स को पहले कैलाहुन से पेंडेम्बू नाम की जगह पर लाना था, जो कैलाहुन और दारू के बीच में पड़ती है। प्लान के मुताबिक एक कॉलम कैलाहुन में उतरकर वहां फंसे गोरखा राइफल्स के जवानों को सुरक्षित निकालने वाली थी, जबकि दूसरी कॉलम दारू से मूव करते हुए पूरे रास्ते को सिक्योर करती हुई पेंडेम्बू तक पहुंचती और RUF को वहां से हटाकर उस इलाके पर कंट्रोल कर लेती। पहली टीम, जिसे कैलाहुन में गोरखा जवानों को फ्री करने जाना था, उसको यहाँ पेंडेम्बू में दारू वाली कॉलम से मिलना था। इसके बाद सभी सैनिकों को यहीं से एयरलिफ्ट किया जाता और इसके लिए इस पूरे ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स लगातार एयर सपोर्ट देने वाली थी। हर एक तैयारी पूरी हो जाने के बाद आखिरकार 15 जुलाई 2000 की सुबह लगभग 6 बजे 2 ब्रिटिश चिनूक हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए कैलाहुन के ऊपर पहुंचते हैं। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुलता है और उसमें से 80 कमांडोज रस्सियों के सहारे कैलाहुन के जंगल में उतर जाते हैं। कुछ मिनट बाद एक जोरदार धमाका होता है और रेस्क्यू टीम के एक एक्सप्लोजिव से RUF के गढ़ की दीवार तोड़ दी जाती है। अचानक हुए इस हमले से RUF के लड़ाके पूरी तरह चौंक जाते हैं। उसी पल कमांडोज RUF के कमांड पोस्ट और एम्यूनिशन डिपो पर धावा बोल देते हैं। जंगल इतना घना था कि विजिबिलिटी बेहद कम थी, लेकिन कमांडोज बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। यह हमला इतना अचानक और जबरदस्त था कि RUF के लड़ाकों को संभलने का कोई मौका नहीं मिलता। कुछ RUF फाइटर्स भागने और गोली चलाने की कोशिश करते, लेकिन अगले ही पल भारतीय कमांडोज के निशाने पर आकर ढेर हो जाते हैं।
इसी समय अंदर घिरे हुए गोरखा राइफल्स के जवान भी काउंटर अटैक शुरू कर देते हैं। ये सैनिक पिछले 75 दिनों से हॉस्टेज बने हुए थे, जिनमें मेजर राजपाल पूनिया, मेजर नायर और कैप्टन सुनील भी शामिल थे, जिन्हें शुरू में आरयूएफ ने बंदी बना लिया था। अपने साथियों को सामने देखकर भारतीय जवानों में नई ताकत भर जाती है और वो आरयूएफ के लड़ाकों पर टूट पड़ते हैं। दोनों तरफ से दबाव पड़ते ही आरयूएफ की पकड़ यहाँ पूरी तरह टूट जाती है। गोरखा जवान कंपाउंड के अंदर मौजूद हथियारों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रेस्क्यू टीम तुरंत उन्हें अपने साथ लेती है और कॉलम बनाकर दारू की ओर निकलने लगती है। लेकिन वापसी का रास्ता आसान नहीं था। लगातार बारिश की वजह से पूरा इलाका कीचड़ में बदल चुका था। जो ट्रक वहां जवानों के रेस्क्यू के लिए आए थे वो कीचड़ में फंस रहे थे और इस दौरान आरयूएफ के लड़ाके भी छिप छिप कर उन पर गोलियां चला रहे थे। सैनिकों को गोलियों की बौछार के बीच गाड़ियों को धक्का देना पड़ रहा था। हालात ऐसे थे कि खतरा आगे भी था और पीछे भी। इसी वजह से पैरा कमांडोज की एक टुकड़ी आगे चलने लगती है और दूसरी पीछे से सुरक्षा देने लगती है। कैलाहुन से करीब 5 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद कमांडोज द्वारा रास्ते में माइंस बिछा दी जाती हैं, जिससे पीछा कर रहे कई आरयूएफ लड़ाके मारे जाते हैं और बाकी लड़ाके उनका पीछा करना छोड़ देते हैं। लेकिन ये सिर्फ आरयूएफ की एक टुकड़ी थी। उनके बाकी लड़ाके आसपास के जंगलों में फैले हुए थे और जगह जगह स्नाइपर लेकर बैठे थे। इस वजह से रेस्क्यू कॉलम को बेहद धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ रहा था। मौसम भी बेहद खराब था और लगातार बारिश की वजह से कमांडोज को एयर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। खतरा साफ था कि रेस्क्यू कॉलम कहीं जंगल में ही ना फंस जाए। सुबह करीब 9:30 बजे मौसम कुछ साफ हुआ और हेलीकॉप्टर्स फिर से एक्टिव हो गए। 9:45 AM पर अटैक हेलीकॉप्टर्स Mi-8 हेलीकॉप्टर्स को सप्रेसिव फायर देना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान 18th ग्रेनेडियर्स की एक कंपनी को एयरलिफ्ट कर गेहून के नॉर्थ ईस्ट में उतारा जाता है, जहां उन्हें कैलाहुन से आ रही रेस्क्यू कॉलम से लिंक अप करना था। करीब 10:20 AM पर रेस्क्यू कॉलम गेहून में 18th ग्रेनेडियर्स से लिंक अप कर लेता है। इसके बाद कॉलम को रीऑर्गेनाइज किया जाता है और वो जल्दी से पेंदेम्बू की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान प्लान के मुताबिक एक दूसरा कॉलम दारू से पेंदेम्बू की तरफ बढ़ रहा था। इस कॉलम का काम पेंदेम्बू पर कब्जा करना था, क्योंकि यहीं पर रेस्क्यू कॉलम आकर रुकने वाला था और बिना पेंदेम्बू सिक्योर किए सैनिकों का एयरलिफ्ट संभव नहीं था। इस कॉलम में क्विक रिएक्शन कंपनी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और दारू में पहले से तैनात गोरखा राइफल्स के जवान शामिल थे। सुबह से ही इस कॉलम को भारी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। जंगल के दोनों तरफ से गोलियां बरस रही थी, मानो मौत की बारिश हो रही हो। लेकिन कॉलम रुका नहीं, क्योंकि हर जवान जानता था कि पीछे हटने का मतलब हार होगा। रास्ते में बीवोबू और कोइवा के पास जोरदार मुकाबला हुआ, जहां आरयूएफ ने गांवों और जंगल के रास्तों पर बंकर बना रखे थे। इंडियन ट्रूप्स ने फ्लैंकिंग मूवमेंट्स किए। एक तरफ से दबाव बनाया गया और दूसरी तरफ से आरयूएफ के लड़ाकों को घेर लिया गया। इसके बाद कॉलम तेजी से पेंदेम्बू की तरफ बढ़ते हुए आरयूएफ के बंकर्स पर स्मॉल आर्म्स फायर और मोटर से हमला करता रहा। इस तरह दोपहर तक दारू कॉलम पेंदेम्बू पहुंच चुका था। पेंदेम्बू में मुकाबला और भी भयानक होता है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर पेंडेम्बू में आरयूएफ के ठिकानों पर लगातार रॉकेट और गोलियों की बौछारें शुरू कर देते हैं। इस एयर सपोर्ट का फायदा उठाते हुए ग्राउंड पर दारू का कॉलम, क्विक रिएक्शन कंपनी एंड मोटराइज्ड इन्फेंट्री एक साथ रेबल्स की पोजीशंस को चीरते हुए चढ़ जाती है, मानो एक लहर उठी हो जो सब कुछ बहा ले जाना चाहती हो। करीब 300 मकानों को एक एक करके साफ किया जाता है, जिनमें आरयूएफ लड़ाके छिपे हो सकते थे। हर गली, हर कोने में छिपे रेबल्स नजदीक से फायरिंग कर रहे थे, ग्रेनेड फेंक रहे थे। लेकिन भारतीय सेना के आगे संख्या में कहीं ज्यादा होने के बावजूद आरयूएफ के लोग कहीं नहीं टिक सके। कुछ घंटों की इंटेंस लड़ाई के बाद पेंडेम्बू का ज्यादातर हिस्सा इंडियन ट्रूप्स के कंट्रोल में आ जाता है। पेंडेम्बू पर कब्जा होते ही कमांडो सभी पुलों और रास्तों पर कंट्रोल ले लेते हैं। ये बेहद जरूरी था, क्योंकि अगर आरयूएफ इन रूट्स को उड़ा देता तो कैलाहुन से आ रही रेस्क्यू कॉलम पेंडेम्बू तक पहुंच ही नहीं पाती। डिफेंसिव पोजीशंस मजबूत कर ली गई, क्योंकि कैलाहुन कॉलम को पहुंचने में शाम तक का समय लगने वाला था। शाम करीब 7 बजे मुश्किल हालातों को पार कर कैलाहुन से निकली रेस्क्यू टीम भी पेंडेम्बू पहुंच जाती है। लेकिन अब अंधेरा हो चुका था और इतने बड़े ग्रुप को रात में एयरलिफ्ट करना खतरनाक था, इसलिए फैसला लिया गया कि रात पेंडेम्बू में ही रुकेंगे। लेकिन रात में आरयूएफ के हमले का खतरा भी था, इसलिए स्काउट हेलीकॉप्टर लगातार उन रास्तों पर नजर रखे हुए था जिनका इस्तेमाल आरयूएफ रीइंफोर्समेंट के लिए कर सकता था। 2 बार रीग्रुपिंग मिलिशिया को
पेंडेम्बू की तरफ बढ़ते हुए देखा गया, जिसके बाद Mi-35 हेलीकॉप्टर्स ने रॉकेट्स और गन से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रात भर टाउन के अप्रोच रूट्स पर मोटर्स और 105 mm लाइट फील्ड गन से फायर किया जाता रहा। RUF ने कई बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पोजीशंस की वजह से उनकी हर कोशिश नाकाम रही। अगली सुबह 7 बजे एयरलिफ्ट शुरू हुआ और 10 बजे तक सभी रेस्क्यूड सोल्जर्स को पेंडेम्बू से बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद बाकी कॉलम भी दारू की तरफ लौटने लगे। रास्ते में कई बार RUF से मुठभेड़ हुई, लेकिन गुरखा सोल्जर्स ने बचे हुए बंकर्स और एम्यूनिशन डंप्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिए। जो रेबल्स बचे वो अपनी पोजीशंस छोड़ जंगलों में भाग गए। 16 जुलाई की शाम करीब 5:30 बजे सभी सैनिक सुरक्षित दारू पहुंच चुके थे। अब दारू एक मजबूत बेस बन चुका था और महीनों से चला आ रहा RUF का आतंक अब खत्म हो चुका था। इस मिशन ने RUF की रीढ़ तोड़ दी। ऑपरेशन खुखरी के दौरान RUF को अब तक की सबसे बड़ी हार मिली। इसके 34 लड़ाके मारे गए, 150 से ज्यादा घायल हुए और सबसे अहम बात यह थी कि जिन इलाकों को वो अपना सबसे मजबूत गढ़ मानता था वो पूरी तरह UN पीस कीपिंग फोर्सेस के कंट्रोल में आ गए। इसके बाद भविष्य में RUF फिर कभी वापस मजबूत स्थिति में नहीं आ सका। यही वजह थी कि ऑपरेशन खुखरी को सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं माना गया, बल्कि यह भारतीय सेना का वो जोरदार जवाब था जिसने न सिर्फ RUF को जमीन पर ला पटका, बल्कि यूनाइटेड नेशंस की खोती हुई साख को भी बचा लिया। इस ऑपरेशन में दिखाई गई बहादुरी के लिए भारतीय सेना के कई जवानों को भारत सरकार द्वारा सेना मेडल और वॉर सर्विस मेडल जैसे सम्मान दिए गए, लेकिन इस ऑपरेशन में हवलदार कृष्ण कुमार लड़ते हुए शहीद हो गए थे। सिएरा लियोन के लोगों ने भी इस एहसान को कभी नहीं भुलाया। भुखमरी और गरीबी से पीड़ित सिएरा लियोन के नागरिकों को पहली बार लगा कि इस दुनिया में कोई है जिसने उनके लिए अपना खून बहाया है। यही वजह थी रिवर मोआ के किनारे खुखरी वॉर मेमोरियल बनाया गया, जो हवलदार कृष्ण कुमार की शहादत को समर्पित है। अगर आपको ऑपरेशन खुखरी की ये कहानी दमदार लगी तो आपको ऑपरेशन कैक्टस की कहानी भी जरूर देखनी चाहिए। कैसे उस ऑपरेशन में भी भारत ने कुछ ही घंटों में एक पूरे देश को टूटने से बचा लिया था। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।